नया IBN 7 हौसला है कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसका दूसरा दिन, वहां बहस जारी है और जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन है जो सोमनाथ भारती ने पेश किया है उस पर बहस आगे जारी रही है। यही प्रस्ताव अमेंडमेंट्स के साथ मंजूर किया जा सकता है। सुनते मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं दिल्ली सरकार के अपने एक बहुत सीनियर ऑफिसर के साथ बात कर रहा था और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले जी, आपने एक फिल्म देखी है, बहुत पुरानी फिल्म है, अमिताभ बच्चन की परवरिश। उसमें वो लास्ट में विलेन के अड्डे पे फंस जाता है बेचारा जो नायक है, और उसमें दोनों तरफ से दो चक्के चल रहे हैं उसको दबोचने के लिए, और दोनों चक्कों में से कीलें निकली हुई हैं। तो आज दिल्ली सरकार, उनका ये वर्जन था कि आज दिल्ली सरकार में काम कर रहे अधिकारियों की स्थिति ये हो गई है कि वो उस फिल्म के हीरो की तरह हो गए हैं कि बेचारे, मैं बेचारे शब्द किसी गलत संदर्भ में यूज नहीं कर रहा, पर उनकी मनोदशा की स्थिति की तरफ कर रहा हूं, क्योंकि ये बार बार उठ रहा है और उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो इसलिए उठ रहा है। इसलिए मैं बोलने आपसे अनुमति मांगी है कि दोनों तरफ से कीलें घुस रही हैं और उसकी जान निकलने को तैयार बैठी है। डरे हुए हैं अधिकारी कि एक मिनट, हाँ एक मिनट बोल लीजिए। ओम प्रकाश जी, मंत्री जी बोल रहे हैं। मंत्री जी, यदि आप समन्वय करेंगे तो ये सारी स्थिति नहीं आती। नहीं, आप समन्वय का अभाव है, इसलिए स्थिति। मंत्री जी बोल रहे हैं। समन्वय का अभाव, समन्वय और सुनने का दोनों का अभाव है जी। समन्वय का भी अभाव है, सुनने की क्षमता का भी अभाव है। थोड़ा धैर्य से सुनिए भी। तो मैं कम से कम इस सदन के माध्यम से सरकार, इस सदन को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, इस सदन को कहना भी चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार, कोई भी संगठन काम नहीं कर सकता। ये सबसे खतरनाक स्थिति है और इसीलिए आज हम यहां बैठे भी हैं। वरना अगर हमें ये लगता कि अधिकारियों को दंडित कर दीजिए, अधिकारियों को परेशान कर दीजिए, तो फिर तो दिल्ली सरकार के पास 50 तरह के अधिकार थे ही, वहां कर लेते। फिर सदन के पास क्यों आए थे? क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं, मंत्री होके, सरकार होके, अधिकारी पीड़ा महसूस कर रहे हैं जी, क्या करें। उधर से भी हम तो फिर भी स्पंज के रूप में अपने वाले हिस्से को कर सकते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमने एक ऑर्डर किया 3 महीने पहले, जब सरकार बनने के थोड़े दिन बाद एक स्थिति आई थी, और एलजी साहब की तरफ से 2 वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। खतरनाक स्थिति है, वहां से कीलें निकली हुई हैं। हम करें ना करें, हम तो संभालते हैं इधर खड़े होकर, वहां से तुरंत अधिकारियों को धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है। तो आज जो सदस्यों ने कहा, मैं सहमत नहीं हूं उससे, क्योंकि यहां से एक मांग उठी जिसपे कम से कम मैं अपने मंत्री साथियों की तरफ से और इस ग्रुप का नेता, एक वरिष्ठ साथी होने के नाते मैं कह सकता हूं यहां पे कि ये मांग से हम सहमत नहीं है। किसी अधिकारी की तनख्वाह काटने की बात हो, उसके किसी नोटिफिकेशन के दम पे उसके हम दूसरा नोटिफिकेशन जारी करें और उसके बीच में उसको पीसने की बात हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन यहां जो जा रहा है कि एलजी साहब की तनख्वाह काटने की बात हो रही है, एलजी साहब की तनख्वाह काटने की 2 बात कहीं से नहीं हो रही है। मिस इंटरप्रिटेशन हमारे भाजपा के साथी बाहर जाके ना करें। यहाँ कुछ सदस्यों ने, भावना जी मैं आपकी मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं आपकी भावना को ही रख रहा हूँ, आपकी भावना को रख रहा हूँ। अलका जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, आपको बैठ रहे चाहिए। ये एलजी साहब को बीच में कहां से ले आए कंफ्यूज करने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदस्यों की ये मांग, कोई बात नहीं, बैठ इसको बिल्कुल, अब स्पष्टीकरण हो गया ना, इसको बिल्कुल सेंस ऑफ हाउस में भी ना डाला जाए। कम से कम मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि कर्मचारी इस नोटिफिकेशन की वजह से परेशान रहें या इस तरह का कोई फैसला लिया जाए। इसको सेंस ऑफ हाउस में भी न डाला जाए। धन्यवाद। अब मंत्री जी ने जो बात कही है, देखिए विजेंद्र जी, नहीं, जब ऐसा नहीं, बार बार आप नहीं कह सकते। आप हमें, आप हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए आप, अब एक विषय यहाँ चर्चा पर आएगा, हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आप कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, आप कैसे कह रहे हैं बार बार? आप बार बार आपने मुझे 10 मिनट में 15 बार टोका, लोगों ने मुझे 10 मिनट नहीं आपने बोला, हर एक को बोल रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। लेकिन आप मैं अलाउ नहीं करूंगा, जानना चाहता हूँ, मैं बिना बारी के आपको अलाउ नहीं करूंगा। बारी का विषय नहीं है, ये ऑर्डर क्या है? एक सेकंड, लीगल है या इलीगल है? आपने 3 लोगों के नाम लिख के दिए, ये ऑर्डर की लीगलिटी है? आपने मंत्री जवाब दे इसका।
अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा, आपने 3 नाम दिए ना लिखे। अध्यक्ष जी अभी जो कुछ हो रहा है इसके बारे में बताइए, लीगल है या 3 नाम इलीगल लिख के दिए ना, ये ऑर्डर जो निकाला है सरकार ने, आपने 3 नाम लिख के दिए क्या ना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसको सैंक्शन कराया गया, अप्रूव कराया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 3 आप नाम लिख लोगों के को दिए। गुमराह कर रहे हैं, बैठिए अधिकारियों को जिस तरह से मदन जी आप जारी आप रखिए, डाल रहे हैं। मुझे ये सब नाम बुलवाने हैं, मेरी ड्यूटी है। आप जारी रखिए, शॉर्ट में करिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष शॉर्ट रखिए, शॉर्ट में बोलिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जब महोदय, आप कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य में केवल सरकारी अधिकारियों की बात की थी और नहीं, आप स्पष्टीकरण मत दीजिए आगे। ये बहस इस वक्त जारी है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जारी है, वहां पर बहस हो रही है और हमारे साथ नए मेहमान भी जुड़ गए। इस वक्त सिद्धार्थ शर्मा बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। आप ही का इंतजार था सिद्धार्थ जी, क्योंकि कुछ समय से हम बात कर रहे थे कि आपके अधिकतर नेता तो भी दिल्ली विधानसभा के अंदर है, इसलिए दिल्ली से बाहर आपसे बात कर पाए। साथ आने के लिए हमारा धन्यवाद। सबसे पहले जो सीधा सीधा हमला आपके ऊपर कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस इसको ड्रामा बता रही है कि आप सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं और जनता को एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपका बड़ा वादा था, बीजेपी सीधे सीधे आपसे ये पूछ रही है जन लोकपाल का हुआ क्या? जनता के लिए जो बड़े मुद्दे थे उनको हल करने की बजाय आप इस संवैधानिक संकट को और बढ़ाने में क्यों उलझे हुए? नमस्कार। पहले तो कांग्रेस वालों के का एक जवाब दे देता हूं कि परसों ही हमारी दिल्ली की पूरी कैबिनेट दिल्ली की जनता के सामने हाजिर हुई। सब काम, चाहे वो दिल्ली बिजली का हो, पानी का हो, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हो, बसों में मार्शल हो, वाईफाई का भी काम शुरू हो गया है। तो हालांकि एक साजिश के तहत बीजेपी और केंद्र सरकार हमारे ऊपर एक संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि दिल्ली में जो हमारी सरकार है, हमें पता है कि दिल्ली के 1.25 करोड़ लोग कुछ महत्वाकांक्षाओं को लेके, कुछ इच्छाओं को लेके आम आदमी पार्टी को 67 सीट दिए थे। तो उस डिलीवरी में हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी और वो डिलीवरी हो जाएगी, चाहे वो जन लोकपाल का मुद्दा हो या स्वराज बिल हो। सभी मुद्दे दिल्ली के सदन में आने वाले हैं, सब मुद्दे पाइपलाइन में हैं। ये तो हुआ कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता के प्रश्न का जवाब। दूसरे तरफ जो केंद्र सरकार या बीजेपी जिस तरह का कर रही है, तो देखिएगा, पाखंड का अपना एक पहचान होता है। पाखंडी कहता है कि जो मैं कहता हूं वो करो, जो मैं करता हूं वो मत करो। तो बीजेपी क्या कर रही है कि एक नोटिफिकेशन ला रही है, गृह मंत्रालय वो नोटिफिकेशन निकालता है और उस नोटिफिकेशन को जब हम पूछते हैं कि क्या इस नोटिफिकेशन को राष्ट्रपति ने लाया, तो कहता है कि नहीं, राष्ट्रपति तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से चलते हैं। तो दूसरे तरफ सीधे उसके उलट दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली का मंत्रिमंडल की सलाह उपराज्यपाल नहीं मानेंगे, बल्कि उपराज्यपाल की सलाह दिल्ली के मंत्रिमंडल को माननी है। तो एक अजीब विसंगति बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने खड़ी करके रखी है अपने लिए। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनका आप बीजेपी को पाखंडी बोल रहे हैं, कांग्रेस आपको ड्रामेबाज बोल रही है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की, जिसके आखिरी दिन आज गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ वहां बहस जारी है और कुछ अमेंडमेंट्स के साथ प्रस्ताव पारित हो सकता है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर यहां हासिल क्या कर सकेगी? क्या ये एक बड़ी सियासी जीत होगी या फिर साथ ही साथ और भी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है यहां पर आम आदमी पार्टी? देखिए, विधानसभा का जो इस वक्त संख्या बल है, तो उसमें आम आदमी पार्टी जो चाहे वो प्रस्ताव पारित करा सकती है। 67 विधायक उनके पास है, विपक्ष बिल्कुल शून्य है। वहां पर 3 लोग हैं, लेकिन वो कोई नगण्य संख्या में, कांग्रेस तो है ही नहीं। तो प्रस्ताव तो पास होगा आज, हालांकि उन्होंने भी काफी वहां पर, हाँ, ये जरूर है कि वो 3 आदमी जो है वो काफी तीनों विधायक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे। और चूंकि विजेंद्र गुप्ता सीनियर हैं, काफी पुराने हैं, तो जानते हैं कि कैसे हैंडल किया जाता है। और सड़क की राजनीति करके वो विधानसभा तक पहुंचे हैं। ओम प्रकाश शर्मा को भी मैं जानता हूं इसी तरह से। लेकिन जो आपने एक सवाल किया कि हासिल क्या करना चाहती है आम आदमी पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी हासिल ये करना चाहती है, जो दिल्ली विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संवैधानिक स्थिति है, ऐसा नहीं कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी उससे परिचित नहीं थी। उन्हें मालूम था दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, अर्धराज्य है। लेकिन उन्होंने जो वादे किए, वो वादे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, और वो वादे ऐसे किए जो एक पूर्ण राज्य की सरकार ही उनको दे सकती है। तो जाहिर है
जब वो 4 साल बाद या 5 साल बाद जब चुनाव के मोड में जाएंगे तो बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक स्थिति ये बनाई है कि वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है, इसलिए हमको दिल्ली को पूर्ण राज्य देना है। आप याद करिए जो पहली मीटिंग हुई थी सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं आपके पास इसी बात के लिए आना चाहूंगा कि आपके वादे इतने बड़े हैं कि 5 साल क्या 10 साल में भी पूरे करने आपके लिए संभव नहीं होगा। बीजेपी ये कह रही है, आप उनको पाखंडी कह रहे थे। उनके मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 40% भी शायद नहीं हो पाएगा। ये बीजेपी तो जो कह रही मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। और इसीलिए आप ये जो सत्र है इस तरह के सिंबल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमें काम करने नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, ये बीजेपी नहीं कह सकती है, ये तो हम कहेंगे, प्रवक्ता हम हैं। पिछले 100 दिनों में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में डिलीवरी की है, सेवाओं को जिस तरह से जनता के बीच में डिलीवर किया है, वैसी डिलीवरी इस देश में, खास करके दिल्ली राज्य में पिछले 15-20 साल में किसी ने नहीं देखी। परसों ही कई सारे आपके चैनलों ने ही अभी कुछ सर्वे किए हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो काफी हाई दिखाई गई हैं। तो इसीलिए 100 दिन के अंदर ही आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं? आपने जितने वादे किए थे, अगर 100 की स्केल पर देखें तो उसमें से 100 दिन के अंदर आपने कितने पूरे कर दिए? कितने के स्केल पर? 100 के स्केल पर अभी आप 5 साल आपकी सरकार चलनी है, 100 दिन के अंदर आप कितना हासिल कर चुके हैं? ये आपका अपना आकलन क्या है? ये आकलन हम नहीं करेंगे, हम जनता के सेवक हैं और जनता इसकी आकलन कर रही है और आपके चैनलों के माध्यम से सर्वे हो रहे हैं। आकलन हम कहेंगे तो हर पार्टी, हर व्यक्ति अपने आप का आकलन अधिक करता है। यहाँ पर सरकारें होती हैं जनता की सेवक। कांग्रेस आपके दावों पे हवा निकालना चाह रही है। एच.एस. गुप्ता जी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। गुप्ता जी, मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जहां हम केंद्र में इस बात को कहते हैं कि सूट बूट की सरकार है, उसके पीछे कारण है, वहीं हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की झूठी सरकार है। एक भी ऐसा विषय नहीं है जहां पर इन्होंने झूठ नहीं बोला हो और पलटकर दूसरा बयान नहीं दिया हो। आज दिल्ली के लोग तरसते इसी बात को लेकर। आप जिस ढंग से बात अभी सौरभ जी कर रहे हैं कि 100 दिन में हमने क्या दिल्ली के विकास का इतिहास इन लोगों ने लिखना शुरू किया है। जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी बात करते हैं कि 60 साल में हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ, 60 साल में हिंदुस्तान का कोई विकास नहीं हुआ, क्या मोदी जी भी हिंदुस्तान का विकास का अध्याय आज लिखना शुरू कर रहे हैं? और दिल्ली में विकास का अध्याय क्या केजरीवाल लिखना शुरू कर रहे हैं? मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो भी कुछ आप पार्टी दिल्ली में कर रही है, एक बहुत ही बड़े डिजाइन का हिस्सा है, एक बहुत बड़े डिजाइन का हिस्सा है। ये सोची समझी इनकी रणनीति है, ये राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के साथ में। आज जो कुछ भी ये ड्रामा हो रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र जो चल रहा है, ये जो आपने आरोप लगाया, ये तो सिद्धार्थ जी ने अपना पक्ष रखा और आपने सीधे सीधे कहा कि आप उसे नहीं मानते। स्पेसिफिक्स पे बताएं कौन से ऐसे वादे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने जो जनता से वादे किए थे 100 दिन में जितना पूरे किए जा सकते थे किए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये सच्चाई, ये जो सब कुछ चल रहा है, एक जो ये विशेष सत्र नहीं, इनफैक्ट ये निंदा सत्र है, जो निंदा सत्र बुलाया गया 2 दिन के लिए, ये केवल और केवल अपनी नाकामियों को ढकने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली के मैं आपको बेसिक मुद्दे बता रहा हूं। आपको पानी का मुद्दा था, पानी पे आपने बिल तो माफ किया, लेकिन पानी जब पहुंच ही नहीं रहा घर पे तो बिल माफ करने का क्या फायदा हुआ? आप चले जाइए, मैं आपको चलिए 10 जगह आपके रिपोर्टर को दिखाता हूं। आप वेस्ट दिल्ली चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चले जाइए, गरीब बेचारे 20-20 रुपए बाल्टी पानी खरीद के इस समय कैसे भी करके उनको पी रहे हैं। नहाने का पानी तो है ही नहीं है। बिजली की कटौती शुरू हो गई। पहले जो दिल्ली के गरीब तो झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनके पास इन्वर्टर नहीं होता, पहले उनका काम चल रहा था, लेकिन अब उनको बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वहां पानी नहीं है। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। अरे आप जिस व्यक्ति का कॉमनवेल्थ घोटाले में जांच के घेरे में आ चुका है, उस व्यक्ति को आप दिल्ली का मुख्य सचिव बनाना चाहते हैं और कहते हैं आप भ्रष्टाचार कम करोगे। बाकायदा टेंटेड, हम उसको इसलिए कह रहे हैं टेंटेड कि बाकायदा जांच के घेरे में है और जांच अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को आप मुख्य सचिव बनाने के लिए आप राष्ट्रपति से लड़ रहे हैं, आप एलजी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। परसों जो इन्होंने सभा बुलाई थी, जो कह रहे हैं कि हमने कॉमन बुलाई थी, सारे विधायकों को 100-100 लोगों को ले आने के लिए बोला गया था। सारी की सारी सभा बिल प्लान थी, पहले से फिक्स थी कि पर्चियां बांट दी गई थी कौन कौन सवाल उठाएगा, और आम जनता को उस सभा में आने नहीं दिया गया। इसलिए जो कह रहे हैं परसों वहां पे कनॉट पेश भी किया है, बिल्कुल नहीं जी, वो आम आदमी पार्टी की अपनी सभा थी, उसमें कॉमन मैन और आम दिल्ली की आम जनता को बिल्कुल वहां नो एंट्री हो गई थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आप 2011 से लेकर 2014 तक आप ये गाना गाते रहे कि जब जन लोकपाल आएगा
80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप जवाब सुन नहीं, लीजिए। 17 तारीख की सभा में वही मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 80% भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। पहले आप कह रहे थे जन लोकपाल आएगा तब खत्म होगा भ्रष्टाचार, अब बिना भ्रष्टाचार, अब जन लोकपाल लाने से पहले भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ठीक है, जवाब इसका सुनिए मतलब सिद्धार्थ जी, केवल आपका और केवल जवाब। आपकी पॉलिटिक्स पाखंड, झूठ, एलिगेशन, एजिटेशन और प्रोपोगेंडा आधारित पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। जी सिद्धार्थ जी। जी अश्विनी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि अभी अभी 100 दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुए थे और 49 दिन की जो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार की जो इच्छा शक्ति है जन लोकपाल बिल लाने की, उसके बारे में किसी को कुछ शंका अरे नहीं, शंका है सर। अब आप जन लोकपाल ढूंढ रहे हैं, वो जन लोकपाल अन्ना जी के घर पे पड़ा हुआ है, प्रशांत भूषण के घर पे पड़ा हुआ, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। वही जन लोकपाल उत्तराखंड में खंडूरी जी ने लागू कर दिया था। अब आप करें नया जन लोकपाल बनाएंगे, इससे पता चलता आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है। और किस लिए नहीं अच्छा मैं आपको बताता हूँ। वास्तव में आप अगर एक मजबूत लोकायुक्त नियुक्ति हो जाएगी, आपके 10 विधायक और 2 मंत्री जेल चले जाएंगे। आप अपने भ्रष्ट विधायकों को और मंत्रियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली में ना आप लोकायुक्ता की नियुक्ति कर रहे हैं, ना तो जन लोकपाल ला रहे हैं। अच्छा, कहिए तो मैं आपको ऑन कैमरा रिकॉर्ड नाम बता देता हूं। 10 विधायक और 2 मंत्री, आपका फेक डिग्री मिनिस्टर जेल जाएगा, आपका दूसरा एक मंत्री और भी है वो भी जेल जाएगा, आपके 10 ऐसे विधायक है, अभी एक और आपका विधायक का फर्जी डिग्री मिली है, आपकी एक विधायिका स्कॉर्पियो लेती है बर्थडे पे, ये सारे इनको आप बचा रहे हैं और इन्हीं को नहीं बचा रहे। इसके पहले जो कांग्रेस का घोटाला था उनको भी आप बचा रहे हैं। आपने तो वादा किया था शीला दीक्षित को, आपने वादा किया था शीला दीक्षित को 10 दिन में जेल भेजने का, कहां गया आपका वादा? आपने क्यों नहीं अभी तक शीला दीक्षित के खिलाफ कोई नोटिस इशू किया? आपने एसीबी को क्यों नहीं लगाया उनके पीछे? अश्विनी जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं टोक नहीं रहा था, तो कृपा करके कम से कम हम इस कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखें। इसलिए मैंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने से कुछ नहीं होगा। नेता अगर पाखंड की बात करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है सिद्धार्थ जी, इसलिए आप तो बेंगलोर में बैठे हैं, आप वहाँ अच्छी हवा ले रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर भी कम है। यहाँ दिल्ली में परेशानी है, 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ नहाने का पानी नहीं मिल रहा दिल्ली में, बिजली कटौती हो रही है, हमारी वो परेशानी है यहाँ पे। अच्छा, आप जवाब भी सुन लें। अश्विनी जी इतना विचलित मत होइए। अश्विनी जी इतना विचलित मत होइए, आपको चुनाव में मौका मिला था 100 दिन पहले और 3 सीट आपको आई है, तो इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना केवल इतना है कि कार्यक्रम की शालीनता बनाए रखें। जब आप बोल रहे थे तो मैं टोक नहीं रहा था, तो कृपा करके जब मैं बोल रहा हूं तो कृपा करके मत टोकिए। सिद्धार्थ जी आपकी बारी, आप बोले। जी, कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा एक छोटी सी मेरी चुनौती है भाजपा को या कांग्रेस को, कि जिस तरह से 4 दिन पहले हमारी दिल्ली की कैबिनेट जनता के सामने खड़ी हुई, उस तरह से क्यों नहीं दिल्ली की कैबिनेट, भाजपा की किसी राज्य सरकार की कैबिनेट जनता के सामने खड़ी होती है। हम तो जनता के सामने जा रहे हैं, कैबिनेट सचिवालय में चलती है सर, हम टोकनिज्म नहीं करते, हम दिखावे वाला काम नहीं करते। 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, राजस्थान में सरकार चल रही है, गोवा में सरकार चल रही है, हम ड्रामेबाजी नहीं करते। संविधान में लिखा हुआ है कैबिनेट शांति के साथ काम करेगी, सचिवालय में काम करेगी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। नियम कानून तोड़ना आप लोगों का काम है। और सुनिए, आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली में आपने कुछ भी नहीं किया महिला सुरक्षा के लिए। एक महिला को आप अमेठी ले जाते हैं, चुनाव प्रचार कराते हैं, आज वो बेचारी दिल्ली में दर दर भटक रही है, मुख्यमंत्री के पास जाती है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आपके मुख्यमंत्री एक पत्थरबाज महिला से तो एक दिन में मिल लेते हैं, पत्थर कांड होता है दिल्ली में, आपके मुख्यमंत्री बुला के उसको चाय पिलाते हैं। एक महिला 1 साल से भटक रही न्याय के लिए, आपके मुख्यमंत्री के पास मिलने का टाइम नहीं है। इसको बोलते हैं पाखंड, इसको बोलते हैं पाखंड, यह है पाखंड आपका। मैंने तो हास्य में कहा था अश्विनी जी की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने उस वक्तव्य को अक्षरशः सत्य कर दिया, धन्यवाद उसके लिए। काफी आप खिसियाए हुए हैं, तो मेरी बात पूरी कर लूं मैं कि पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार, एक अंतर बहुत बड़ा है इस देश में बीजेपी, कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दलों में, कि इनका ये मानना है कि हम सत्ताधारी हैं। आम आदमी पार्टी मानती है कि हम जनता के सेवक हैं। इसीलिए जब हमारे मित्र एंकर ने पूछा कि आप अपने आप को कितने अंक देंगे, तो हमने कहा हम अपने आप को यहाँ पर अंक देने के लिए नहीं है, हम दिल्ली के सेवक हैं। हमारे सेवा से दिल्ली कितनी खुश हुई या कितनी नाखुश हुई। कानून मंत्री का डिग्री, LLB की डिग्री फर्जी, ये भारत में पहली बार हो रहा है, पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री के पास एक भी विभाग नहीं।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां विधानसभा के विशेष सत्र में गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पर बहस जारी है। 2 दिन के विशेष सत्र के आखिरी दिन आज गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास हो सकता है। कल आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। एक तरफ जहां विधानसभा में बहस जारी है, वहीं दूसरी ओर आज सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र में मोदी सरकार का 1 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में जो बैनर थे उन पर लिखा था अच्छे दिनों की पुण्यतिथि। तारीख लिखी थी 26 मई 2015, यानी कल की तारीख जब मोदी सरकार ने सत्ता में 1 साल पूरा किया। दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्रालय दिल्ली विधानसभा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और इसके लिए बाकायदा संविधान विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को दिल्ली के जनादेश का अपमान बताया है। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन के पहले दिन मंगलवार को जबरदस्त हंगामा भी हुआ। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा को स्पीकर के आदेश पर सदन से बाहर कर दिया गया था। ओपी शर्मा पर स्पीकर के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने के आरोप लगे, जिसके कारण उन्हें बाहर किया गया। हालांकि शर्मा ने सभी आरोपों को गलत बताया है। आज भी बीजेपी के 3 सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। उधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस प्रस्ताव के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। वरना अगर हमें ये लगता कि अधिकारियों को दंडित कर दीजिए, अधिकारियों को परेशान कर दीजिए, तो फिर तो दिल्ली सरकार के पास 50 तरह के अधिकार थे ही, वहां कर लेते। फिर सदन के पास क्यों आए थे? क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि हम पीड़ा महसूस कर रहे हैं, मंत्री होके, सरकार होके, अधिकारी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि क्या करें। उधर से भी हम तो फिर भी स्पंज के रूप में अपने वाले हिस्से को कर सकते हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमने एक ऑर्डर किया 3 महीने पहले, जब सरकार बनने के थोड़े दिन बाद एक स्थिति आई थी, और एलजी साहब की तरफ से 2 वरिष्ठ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। खतरनाक स्थिति है, वहां से कीलें निकली हुई हैं। हम करें ना करें, हम तो संभालते हैं इधर खड़े होकर, वहां से तुरंत अधिकारियों को धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है। तो आज जो सदस्यों ने कहा, मैं सहमत नहीं हूं उससे, क्योंकि यहां से मांग उठी जिससे कम से कम मैं अपने मंत्री साथियों की तरफ से और इस ग्रुप का नेता, एक वरिष्ठ साथी होने के नाते मैं कह सकता हूं यहां पे कि ये मांग से हम सहमत नहीं है। किसी अधिकारी की तनख्वाह काटने की बात हो, उसके किसी नोटिफिकेशन के दम पे उसके हम दूसरा नोटिफिकेशन जारी करें और उसके बीच में उसको पीसने की बात हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन यहां जो जा रहा है कि एलजी साहब की तनख्वाह काटने की बात हो रही है, एलजी साहब की तनख्वाह काटने की 2 बात कहीं से नहीं हो रही है। मिस इंटरप्रिटेशन हमारे भाजपा के साथी बाहर जाके ना करें। यहाँ कुछ सदस्यों ने भावना जी मैं आपकी मंत्री जी बोल रहे हैं, आपकी भावना को ही रख रहा हूँ, आपकी भावना को रख रहा हूँ। अलका जी मंत्री जी बोल रहे हैं, आपको बैठ रहे चाहिए। ये एलजी साहब को बीच में कहां से ले आए कंफ्यूज करने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदस्यों की ये मांग, कोई बात नहीं, इसको बिल्कुल अब स्पष्टीकरण हो गया ना, इसको बिल्कुल सेंस ऑफ हाउस में भी ना डाला जाए। कम से कम मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि कर्मचारी इस नोटिफिकेशन की वजह से परेशान रहे। मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली की विधानसभा के इस विशेष सत्र के दूसरे दिन, जो आखिरी दिन भी है, बोल रहे थे। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मैं जा रहा हूं आशीष सूद जी के पास में। आशीष जी, बीजेपी पर सीधा हमला किया मनीष सिसोदिया ने और ये कहा कि झूठ फैलाना बंद करें, एलजी की सैलरी काटने के बारे में हम कोई विचार नहीं कर रहे, इस तरह की बातें कोई ना फैलाएं। देखिए, जब ये सरकार चुनकर आई थी, आप उन समय के घटनाक्रमों को याद करिए। हम तब भी ये कह रहे थे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि इस केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन को खड़ा करने का चित्र बनाया जाएगा, और अब वो चित्र सामने फ्रेम में कसकर, बिल्कुल आपने शुरुआत में ये बात कही थी, खड़ा कर दिया गया है। देखिए आकाश जी, आम आदमी पार्टी अपने 70 जो मुख्य मुद्दों पर चुनकर आई थी, उन मुद्दों पर करते। मैं 1993 से इस पहली विधानसभा के गठन से दिल्ली में हम देखते आ रहे हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं रहा है, दिल्ली के अपने अधिकार सीमित हैं, और ऐसी परिस्थिति विशेष सत्र बुलाया जाए, और वो सरकार विशेष सत्र बुला रही है जिसने 100 दिनों में अपना बजट प्रस्तुत नहीं किया है।
और उस विशेष सत्र में चर्चा क्या हो रही है? लड़ाई की चर्चा हो रही है, कन्फ्रंटेशन पे चर्चा हो रही है, अधिकारों पे चर्चा हो रही है। अच्छा होता कर्तव्यों पे चर्चा होती, अच्छा होता दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए हमारे चर्चा साथ होती। सिद्धार्थ शर्मा है आम आदमी पार्टी के नेता बेंगलोर से, और वो ये दावा कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जितना काम किया जा सकता था उतना किया जा रहा है, कुछ वादे पूरे भी कर दिए जा रहे हैं। अगर आप सहमत नहीं है तो स्पेसिफिकली बताइए, याद दिलाइए दिल्ली के लोगों की कौन से वादे हो। मैं बताता हूं जी। किसी भी सरकार का आईना कि वो जनता के हित में काम कर रही है, उसकी पॉलिसीज का, उसकी नीतियों का, उसकी विकास उन्मुखी सोच का, उसका बजट होता है। आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 100 दिन से ज्यादा में केवल अधिकारियों को लताड़ना, मैं कहता हूं भ्रष्ट अधिकारियों को जो दंडित करना है करिए, परंतु जनता के लिए काम तो करिए। अपने विकास की नीतियों का आईना तो जनता पे प्रस्तुत करिए। जो सरकार बजट नहीं प्रस्तुत कर पाई वो क्या दम भरेगी जनता की सेवा करने का? सिद्धार्थ जी जवाब देना चाहेंगे इसके पहले कि उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊं जो अपने हथियार अपने असले तैयार करके बैठे। बिल्कुल इसका जवाब दूंगा कि पहले ही मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कही कि पाखंड का अपना एक चरित्र ही होता है कि वो दूसरों को तो कर्तव्य की बात समझाते हैं और अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। तो बीजेपी का तो ये चरित्र ही रहा है कि जब वो सत्ता से बाहर रहती है तो समानता की बात करती है, और जब वो बहुमत में आती है तो सर्वाधिकार अपने पास समेटने की इच्छा रखती है। तो ये तो जो पूरा नोटिफिकेशन का खेल चल रहा है, तो ये एक संवैधानिक संकट आम आदमी पार्टी ने शुरू नहीं किया, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके शुरू किया है। बावजूद इसके दिल्ली की जनता को जो हम लोगों ने आश्वासन दिया था, जो हम लोगों ने वचन दिया था, वो वचन हम लोग पूरा कर रहे हैं। बजट बनाने का काम, इस देश की जनता अगर टैक्स देती है तो उस टैक्स का पैसा कहां पर उपयोग हो, उसको नियोजित कहां हो, ये निर्णय मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रीगण एसी ऑफिस में बैठ के वातानुकूलित कमरे में बैठ के नहीं लेना चाहिए। इसीलिए दिल्ली की जनता ही दिल्ली का बजट तैयार कर रही है। ये भी आपको पता है, दिल्ली की जनता दिल्ली का इस बार का बजट तैयार कर रही है। ये मीडिया में भी ये बात सुर्खियों में आ चुकी है कि इस बार दिल्ली का जो बजट तैयार हो रहा है वो दिल्ली की जनता कर रही है। थोड़ा ये भी बता सकते हैं टाइमलाइन कुछ कि कब तक बजट आ रहा है? आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, ये हम चुनौती देते हैं। आम आदमी पार्टी आज चुनौती देती है बीजेपी और कांग्रेस को कि बाकी राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर जब आप पैसा जनता से लेते हैं तो बजट भी जनता को पूछ के बनाइए। ये तो हम चुनौती दे रहे हैं। ठीक है आलोक जी एक नायाब तरीके से मैं आकाश जी एक बात जोड़ना चाहता हूं। आकाश जी आशीष जी बोले। जो ये भारतीय जनता पार्टी को पानी पी लताड़ने का काम कर रहे हैं, अगर ये अधिकारों में और दिल्ली की जनता के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो इस 2 दिन में अगर इनकी कन्विक्शन है दिल्ली पूर्ण राज्य होना चाहिए, इनके अधिकार क्षेत्र इनके कार्य में बाधित नहीं होने चाहिए, तो एक भी शब्द, एक भी प्रस्ताव दिल्ली के पूर्ण राज्य के संदर्भ में क्यों नहीं किया? दिल्ली पूर्ण राज्य ऐसे ही बन जाएगा क्या? दिल्ली की विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगी, दिल्ली की उसकी मोडालिटीज नहीं करेगी, केंद्र के पास भेजेगी नहीं, आसमान से टपकेगा क्या पूर्ण राज्य का दर्जा? भाजपा को पानी पी कोसने की जगह अपने गिरेबान में झांकिए और अपने अराजक चरित्र को बदलिए। यहाँ पूछा जाना चाहिए कि क्या भारतीय आपके पास उससे पहले मधुसूदन आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ बोलना चाह रहे हैं। मधुसूदन जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बार बार कोशिश करती रही है, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए उसमें कहीं भी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं था। तो क्या पूर्ण राज्य के दर्जे को भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी? इसमें मैं आनंद जी की बात में एक चीज और जोड़ दूं, भारतीय जनता पार्टी प्रयास नहीं करती रही है। बाकायदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना ने धरना दिया था पूर्ण राज्य की मांग के लिए जंतर मंतर। जी बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की विशेष परिस्थिति को नजर में रखते हुए उस सब के साथ उन सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाध्यता है उसको देखते हुए अगर एक अच्छा प्रस्ताव आएगा पूर्ण राज्य के दर्जे का, भारतीय जनता पार्टी करेगी। सिद्धार्थ जी ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसी सत्र में आप क्यों नहीं पास कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो बात कही जा रही थी कि दिल्ली विधानसभा का प्रस्ताव पास करके पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। एक लाइन प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। आलोक शर्मा की पार्टी का एक नेता कहता है कि
दिल्ली में जो हो रहा है गलत हो रहा है। दूसरा नेता अभी आप ही के चैनल पर थोड़ी देर पहले बैठे कह रहे थे, अरे साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके अधिकारी चुनने का राइट नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है और 5 केंद्र शासित राज्य हैं। दिल्ली का अपना कोई कैडर नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके ऊपर पूरे डिसिप्लिन के साथ सिद्धार्थ जी इंतजार कर रहे हैं आपके रुकने का। सिद्धार्थ जी, उनके ऊपर तो वही लोग निर्णय देंगे। सिद्धार्थ जी आप बोले। जी, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि दिल्ली की जनता तो मालिक है, ये तो हमें सबको मानना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता मालिक है और उसने सेवक के रूप में आम आदमी पार्टी को नियुक्त किया है। अब समस्या ये है कि अब समस्या ये आ गई है कि इस सेवक के जो पिताजी बैठे हैं गांव में, वो गांव से इसको संचालित करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेवक को क्या काम करना चाहिए मालिक के लिए और नहीं करना चाहिए, ये गांव में बैठ के वो तय करेंगे। तो ये कहाँ का संघवाद है, ये कहाँ का फेडरलिज्म है? आर्टिकल 239A में आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बीजेपी सहयोग करने को तैयार है, आप इसी सत्र में पास क्यों नहीं करते पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव? इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी को ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी के प्रवक्ता आज नेशनल टेलीविजन पर ये कहने के लिए तैयार हैं बिना किसी किंतु परंतु के कि अगर हम जैसे ही दिल्ली विधानसभा में पूर्ण राज्य के दर्जे का बिल आएगा, उनके 3 एमएलए और केंद्र सरकार इसको पूरी तरह से सहमति देगी। भारत में और भी पूर्ण राज्य कई हैं, उस पूर्ण राज्य के दर्जा मिलने के अगर जैसे ही बिल लाया जाएगा आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली विधानसभा में, तो क्या बीजेपी के 3 एमएलए और केंद्र सरकार